जब आप वॉर यानी युद्ध शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या आप सोल्जर्स, वेपन्स और बैटलफील्ड्स के बारे में सोचते हैं? ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन अगर वॉर सिर्फ बैटल्स तक सीमित ना हो तो अगर वॉर की असली कहानी इस बात से जुड़ी हो कि लोग एक साथ कैसे रहते हैं, किसके पास पावर होती है और सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होती है, यहीं से सोशियोलॉजी ऑफ वॉर की शुरुआत होती है। सोशियोलॉजी ऑफ वॉर ये स्टडी करती है कि लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट्स सोसाइटी में लोगों के जीने के तरीके को कैसे बदल देते हैं। मैप्स, आर्मीज और बैटल्स पर फोकस करने के बजाय सोशियोलॉजिस्ट कुछ और देखते हैं। वह पावर, रूल्स और लोगों के ग्रुप्स को समझने की कोशिश करते हैं। वह यह जानने की कोशिश करते हैं कि वॉर्स क्यों होती हैं और वॉर्स के ख़त्म होने के बाद सोसाइटीज़ पर क्या असर पड़ता है। वॉर को समझने के लिए एक्सपर्ट्स अक्सर पावर के 4 इम्पॉर्टेंट सोर्सेस को देखते हैं। इन्हें आप 4 टूल्स की तरह समझ सकते हैं जिनसे लोग अपने गोल्स अचीव करते हैं। सबसे पहला है आइडियोलॉजिकल पावर। ये लोगों के बिलीफ्स और सोच से जुड़ी होती है। इसमें आइडियाज़, वैल्यूज़ और बिलीफ्स शामिल होते हैं जो लोगों को एक साथ लाते हैं और उन्हें एक ग्रुप के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक पावर। ये पैसा, रिसोर्सेस और उन साधनों से जुड़ी होती है जिनसे लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। इकोनॉमिक पावर यह प्रभावित करती है कि लोग कैसे जीते हैं और सोसाइटी कैसे काम करती है। तीसरा है मिलिट्री पावर। ये ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करती है, यानी आर्मीज और संगठित हिंसा से मिलने वाली शक्ति। चौथा है पॉलिटिकल पावर। ये गवर्नमेंट और उन रूल्स से जुड़ी होती है जो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में लागू होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पावर ये 4 सोर्सेस हमें समझने में मदद करते हैं कि वॉर्स कैसे डेवलप होती है और कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटीज़ को कैसे शेप करते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, गवर्नमेंट्स आखिर बने कैसे और गवर्नमेंट और वॉर के बीच क्या कनेक्शन है? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्टेट बनाना और वॉर करना एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। बहुत पहले पावरफुल लीडर्स अपने आप को प्रोटेक्टर्स के रूप में पेश करते थे। वह लोगों को दुश्मनों से सुरक्षा देने का वादा करते थे। बदले में लोग उन्हें टैक्सेस, फूड या अन्य रिसोर्सेज देते थे। धीरे धीरे ये रिश्ता गवर्नमेंट्स की बुनियाद बन गया। प्रोटेक्शन के सिस्टम ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने लगे, रूल्स बनने लगे, अथॉरिटी मजबूत होती गई और इसी प्रोसेस से गवर्नमेंट्स उन इंस्टीट्यूशंस में बदल गई जिन्हें हम आज जानते हैं। इसी बात को एक फेमस स्टेटमेंट में कहा गया है, वॉर मेड द स्टेट एंड द स्टेट मेड वॉर। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, सोसाइटी में सबसे बड़े डिसीजंस कौन लेता है? कुछ सोशियोलॉजिस्ट इसके लिए पावर एलीट का कॉन्सेप्ट देते हैं। इसके मुताबिक एक छोटा सा पावरफुल ग्रुप अक्सर सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। इस ग्रुप में टॉप मिलिट्री जनरल्स, बड़ी कंपनीज के लीडर्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शामिल होते हैं। क्योंकि ये लोग अक्सर एक दूसरे के साथ काम करते हैं और कई बार सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं, आम नागरिकों को लग सकता है कि उनका बड़े डिसीजंस पर बहुत कम इन्फ्लुएंस है और इसमें वॉर से जुड़े डिसीजंस भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार सोचिए, अगर वॉर्स पूरी सोसाइटी को प्रभावित करती है और बड़े डिसीजंस कुछ ही पावरफुल लोग लेते हैं तो आम लोगों का कितना इन्फ्लुएंस होता है? ये सवाल आज भी वॉर और सोसाइटी के डिस्कशंस के सेंटर में बना हुआ है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मिलिट्री में सर्व करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सोल्जर होना सिर्फ लड़ाई लड़ना है, लेकिन सोल्जर होना एक प्रोफेशनल कैरियर भी है। समय के साथ मिलिट्री लीडरशिप में भी बदलाव आया है। पहले लीडर्स का काम सिर्फ ऑर्डर्स देना होता था, आज उन्हें मैनेजर्स की तरह भी काम करना पड़ता है। उन्हें लोगों को ऑर्गेनाइज करना, पब्लिक से कम्युनिकेट करना और पॉलिटिकल सिचुएशंस को समझना पड़ता है।
एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग मिलिट्री ऑफिसर्स बन सकते हैं। लीडरशिप अब सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित नहीं रही, वॉर खुद भी बदल चुकी है। एक्सपर्ट्स अक्सर ओल्ड वॉर्स और न्यू वॉर्स के बीच अंतर बताते हैं। ओल्ड वॉर्स आमतौर पर देशों की आर्मीज के बीच होने वाली बड़ी लड़ाई होती थी, दोनों साइड स्पष्ट होती थी। कॉन्फ्लिक्ट मेनली ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री फोर्सेस के बीच होता था, लेकिन न्यू वॉर्स काफ़ी अलग है। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और कई बार एक ही कंट्री के अंदर होती है। ऐसे सिचुएशंस में ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि एनिमी कौन है। इसका नतीजा ये होता है कि बहुत से ऐसे लोग भी प्रभावित होते हैं जो सोल्जर्स नहीं होते। ये दिखाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में वॉर का नेचर बदल रहा है और आखिर में सोशियोलॉजी हमें वॉर को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखना सिखाती है। वॉर हमेशा एक ऐसी इवेंट नहीं होती जो शुरू हो और फिर ख़त्म हो जाए। कई रिसर्चर्स इसे कॉन्टिन्यूम ऑफ वायलेंस के रूप में देखते हैं। इसका मतलब है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौजूद अनफेयरनेस और हार्मफुल बिहेवियर आगे चलकर बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह बन सकते हैं। बुलिंग, एक्सक्लूजन और कुछ ग्रुप्स के साथ अन्याय करना शायद वॉर जितना बड़ा ना लगे, लेकिन ये चीज़ें सोसाइटी में डिविजन्स और टेंशन्स पैदा करती हैं और ये टेंशन समय के साथ बढ़ सकती है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि असली पीस सिर्फ वॉर्स को ख़त्म करने से नहीं आती। असली पीस तब आती है जब हम अपने रोज़मर्रा के व्यवहार को बदलते हैं, जब हम अनफेयरनेस को कम करते हैं, जब हम दूसरों के साथ सम्मान और रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, जब हम सोसाइटी में बेहतर रिलेशनशिप्स बनाते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ वॉर हमें सिखाती है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बैटलफील्ड्स की बात नहीं है, ये लोगों, पावर और एवरीडे लाइफ की भी कहानी है। और अगर पीस कहीं से शुरू होती है तो वो शुरू होती है इस बात से कि हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं।